अरे ओ परदेसी, कहाँ घुस रहे हो? ये मेरा जंगल है, यहाँ आने का कारण तो बताओ। अरे बाप रे, इतनी बड़ी जंगल में यह किसने कहा? मैं हूँ बोलती बाज, करती हूँ सबकी काज। भविष्य में क्या होगा बताऊंगी तुमको आज। कौन हो तुम और मेरे बारे में क्या जानते हो? रहस्यों क्या जंगल, साजिशों का जाल, बेटे के भविष्य का चिंता, मन में है कई सवाल। हे बोलतीबाज, सच में मैं अपने राजकुमार प्रीतम को लेकर चिंतित रहता हूँ, खासकर उसके विवाह को लेकर। क्या तुम उसके भविष्य के बारे में, उसके भाग्य के बारे में मुझे बता सकते हो? राजकुमार बहुत भोला है, भविष्य में बड़ा संकट होगा। राजपाट छोड़कर उसका विवाह बाबूलाल किसान के बेटी के साथ होगा। नहीं नहीं, मैं राजकुमार का विवाह किसी किसान के बेटी के साथ होने नहीं दूंगा। सुनो जादुई बोलतीबाज, मैं तुम्हारे भविष्यवाणी को गलत साबित कर दूंगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरा भविष्यवाणी बेकार नहीं गया। अरे देखो तो, ये बाज ने क्या कह दिया कि राजकुमार का विवाह किसी बाबूलाल किसान के बेटी के साथ होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। मैं इस रत्नागढ़ का राजा उदय हूँ। मेरा बेटा भला किसी किसान के लड़की के साथ विवाह कैसे कर सकता है? मैं उस लड़की को ही खत्म कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे मंत्री जी, पता करो बाबूलाल किसान किसका नाम है और वो कहाँ रहता है। उसके घर उसके बेटी भी रहती है क्या? जी महाराज, आज ही हम अपने गुप्तचरों को आदेश कर देते हैं। 2-4 दिन में पता चल जाएगा। अरे बाबूलाल, ये तेरा मेहनत का कमाई पूरे 100 रुपये हैं। और हाँ सुनो, अगर इस साल तुम्हारा फसल अच्छा रहा तो और भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है ना? ठीक है मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी पवित्री, ये लो, कुछ पैसे तुम्हारे लिए बचा कर रख रहा हूँ, तुम इसे पोटली में रख दो। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे गुप्तचरों के माध्यम से पता चला है कि बाबूलाल नाम का एक किसान हमारे ही राज्य के एक गांव में रहता है और उसकी एक बेटी भी है। क्या? इसका मतलब बोलती बाज बिल्कुल सच बोल रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मंत्री जी, जरा मेरा बात ध्यान से सुनो। मुझे पता चला है कि राजकुमार प्रीतम का विवाह किसी किसान बाबूलाल के बेटी के साथ होने वाला है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वह लड़की इस राजमहल की रानी बने। मैं चाहता हूँ राजकुमार प्रीतम का विवाह किसी राजकुमारी के साथ हो, ताकि हमें उस राज्य का धन दौलत और राज्य भी दहेज में मिल सके। तो फिर अब क्या करें महाराज? मंत्री जी, तुम उस लड़की को खत्म करने का कोई तरीका सोचो। राजा ने मंत्री के कान में कुछ कहता है। मंत्री भी राजा की बातों में आकर अपना सर हिलाता है। अरे बेटी पवित्री, मैं जंगल लकड़ियों के लिए जा रहा हूँ। मैं कुछ लकड़ियों को लेकर बाजार में बेचकर तुम्हारे लिए अच्छे से कपड़े ला दूंगा। नहीं पिताजी, मैं अकेले घर में नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है। मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी। अरे नहीं बेटी, घर से ज्यादा तो जंगल में खतरा रहता है। तुम घर में रहोगी तो ठीक है। नहीं पिताजी नहीं, मुझे आपके साथ जंगल जाना है। मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी। बाबूलाल के बार बार समझाने पर भी पवित्री नहीं मानी और अंत में बाबूलाल ने पवित्री को भी साथ लेकर जंगल जाना पड़ा। बचाओ बचाओ, अरे कोई है, बचाओ पिताजी, मुझे बचाओ। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरी बेटी को? बाबूलाल दौड़ते हुए झाड़ियों के पास आता है। उसने देखा कि कुछ लोग घोड़े पर सवार थे और पवित्री को लेकर भाग रहे थे। छोड़ दो मेरी बेटी को।
कौन हो तुम? अरे छोड़ दो मेरी बेटी को, मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मेरी बेटी को। बाबूलाल रोते हुए राजा उदय के राजमहल पहुंच जाता है। महाराज, मेरी बेटी पवित्र को किसी अनजान घुड़सवारों ने उठाकर ले गई है महाराज। यह क्या बोल रहे हो किसान? भला तुम्हारी बेटी को कोई क्यों उठाकर ले जाएगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज। मैं ठहरा गरीब किसान, मेरा किसी से जाति दुश्मनी नहीं है। मैं रोज ही कमाता हूँ, रोज खाता हूँ महाराज। ये कब और कैसे हुआ? इस तरह बाबूलाल ने राजा को सारे आप बीती बता देता है। देखो बाबूलाल, इस राज्य के सभी प्रजाओं की रक्षा करना एक राजा का धर्म होता है। मैं उस धर्म का पालन जरूर करूंगा। अभी तुम अपने घर जाओ। वहीं दूसरी ओर सैलगढ़ का राजा संतानु भी अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकल जाते हैं। अरे सैनिक, बड़ा दिन हो गया, कोई बड़ा शिकार हाथ नहीं लगा। आज हमें कैसे भी करके कोई बड़ा शिकार करना है। हाँ महाराज, आज हम तो बड़ा शिकार करके ही रहेंगे। तो फिर देर किस बात की सैनिक, चलो आज ही हम उस घाटी की ओर जाते हैं। राजा शांतनु अपने सैनिकों के साथ घाटी की ओर जाने लगते हैं। अरे ओ परदेसी, कहाँ घुस रहे हो? ये मेरा जंगल है, यहाँ आने का कारण तो बताओ। अरे मंत्री जी, आपने कुछ सुना? लगता है किसी ने कुछ कहा। अरे ओ परदेसी, कहाँ घुस रहे हो? ये मेरा जंगल है, यहाँ आने का कारण तो बताओ। अरे वो देखिए महाराज, यह तो कोई बाज है और इंसानों की तरह बोलता भी है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा भविष्य भी बता सकता हूँ। हे बाज, क्या सच में आप हमारा भविष्य भी बता सकते हैं? हाँ महाराज, आपने बहुत पूजा पाठ किया है, अपने जीवन में बहुत कुछ आपने हासिल किया है, पर आप संतान सुख से वंचित हैं। हाँ, यही तो दुर्भाग्य है। धन दौलत चाहे जितना भी क्यों ना हो, पर अगर संतान नहीं होगा तो सब व्यर्थ है। बस यही दुख मुझे खाए जा रहा है। आपका यह दुख भी आज दूर होने वाला है राजा। इतना कहकर बाज वहीं से उड़ जाती है। राजा शांतनु अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अरे बड़ी जोर की प्यास लग रहा है मंत्री जी। महाराज, इस जंगल में कोई नदी या झरना भी नहीं दिख रहा। थोड़ी दूर और आगे चलते हैं, शायद कहीं पानी मिल जाए। महाराज, वो देखिए महाराज, एक नदी, चलिए वहाँ से पानी पी लेते हैं। राजा पानी पीने के लिए नदी के किनारे आ जाते हैं। तभी उनकी नज़र में कुछ दिखता है। हे भगवान, मंत्री जी देखिए, ये तो कोई बच्ची है। यहाँ जल्दी आओ। सैनिकों, जल्दी से इस बच्ची को किनारे पर ले चलो। मुझे यह बात समझ में नहीं आता कि यह बच्ची इतने घने जंगल के बीच आई तो आई कैसे? कौन लाया इसे? महाराज, इसका जवाब तो केवल यही बच्ची ही बता सकती है। मुझे लगता है इस नदी से बहकर आई होगी। अरे देख क्या रहे हो, इसे होश में लाओ। कुछ समय बाद बच्ची को होश आ जाती है। अरे डरो मत। कौन हो बेटी, और इस डरावनी जंगल में क्या कर रही हो? मैं कौन हूँ? आप कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो बेटी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस राज्य का राजा हूँ। अब हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम बताओ कहाँ की हो और यहाँ कैसे आई? पवित्री के सिर पर गहरी चोट लग गई थी। वह उसकी याददाश्त खो चुकी थी। कुछ देर बाद वह फिर से बेहोश हो गई। राजा तुरंत उसे अपना राजमहल ले आए। अरे महाराज, यह सुंदर सी लड़की कहाँ से ले आए? अरे रानी साहिबा, यह हमें जंगल में मिली थी। जंगल में? मैं कुछ समझी नहीं महाराज। राजा शांतनु ने घटना के बारे में बताने लगता है।
महाराज, सच में यह तो बड़ी दुखद घटना है। महाराज, मेरे मन में एक ख्याल आ रही है। हाँ बताइए ना रानी साहिबा, क्या बात है? महाराज, इस लड़की को क्यों ना हम अपना बेटी बनाकर रख ले। हाँ रानी साहिबा, क्यों नहीं। आपने तो हमारे मुंह की बात ही छीन ली। मेरा भी यही ख्याल है। हमारा कोई संतान नहीं है, शायद ईश्वर की ही यह मर्जी होगी। वाकई में उस बाज ने बिल्कुल सही कहा था। तो फिर ठीक है महाराज, आज के बाद हम इसका नाम नंदिनी रखते हैं। इस तरह राजा संतानु ने पवित्री को अपना बेटी बना लिया। पवित्री अब सैलगढ़ के राजा के राजकुमारी नंदिनी बन गई थी। वक्त गुजरता गया, नंदिनी अब जवान हो चुकी थी। मंत्री जी, हमारा राजकुमार प्रीतम अब जवान हो गया है। मैं उसके लिए एक योग्य कन्या की तलाश कर रहा हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है महाराज। मंत्री जी, मैं एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहा हूँ जिसका पिता बहुत बड़ा राज्य का राजा हो। कन्या के साथ हमें दहेज में राज्य भी मिल जाए। ऐसे राजा की राजकुमारी से अपने बेटे का विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, अगर ऐसी बात है तो सैलगढ़ के राजा शांतानु की एक लौती पुत्री है जिसके पास बहुत बड़ा राज्य है और अपार धन दौलत भी है। एक लौती बेटी का विवाह अगर हमारे राजकुमार के साथ होगा तो जाहिर सी बात है महाराज कि वह उस राज्य का राजा भी बनेगा। तो फिर देर किस बात की मंत्री जी, हम सुबह होते ही सैलगढ़ के राजा से मिलने जाएंगे। इस तरह सुबह होते ही राजा और राजकुमार प्रीतम सैलगढ़ के लिए निकल पड़े। महाराज की जय हो। आपसे मिलने के लिए रत्नगढ़ के राजा उदय आए हैं। वह आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। क्या रत्नागढ़ के राजा उदय स्वयं हमारे राजमहल आए हैं? सैनिक, वह हमारे मेहमान हैं, उन्हें मेहमान कक्ष पर ले जाओ। रत्नागढ़ के राजा उदय, आपका सैलगढ़ में स्वागत है। बताइए महाराज, कैसे आना हुआ? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज, आपसे मिलने का प्रयोजन बड़ा ही सौभाग्य है। आज हम हमारे राजकुमार प्रीतम का विवाह प्रस्ताव लेकर आपके पास आए हैं महाराज। मैं आपके राजकुमारी को अपने महल का बहू बनाना चाहता हूँ। अरे, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? एक पिता का सौभाग्य होता है कि वह अपनी बेटी का कन्यादान कर सके। रत्नगढ़ का राजा स्वयं प्रस्ताव लेकर आए हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य है। तो क्या हम इस रिश्ते को हाँ समझे महाराज? हाँ महाराज, हमें रिश्ता मंजूर है। कुछ दिनों बाद बड़े ही धूमधाम और राजशाही तरीके से दोनों का विवाह हो जाता है। अरे वाह, आखिरकार मैंने जो सोचा था वही करके दिखाया। सैलगढ़ का राजा की एक इकलौती पुत्री के साथ मैंने अपने राजकुमार प्रीतम का विवाह कर दिया। यानी कि मैं उस बोलती बाज के भविष्यवाणी को ही गलत साबित कर दिया। हा 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 हा। महाराज, आपका यह योजना तो सफल रहा। कुछ दिन बाद सैलगढ़ के राजा को अपना सब राजपाट संपत्ति आखिर प्रीतम के नाम ही करना पड़ेगा। मंत्री जी, क्यों ना हम आज जंगल की ओर चलते हैं और उस बोलती बाज का बोलती को बंद कर देते हैं। हाँ महाराज, हाँ चलिए, आज हम उस बात को बताते हैं। अरे कहाँ हो बोलती बाज, भविष्यवाणी के सरताज। आज तुमसे मिलने रत्नागढ़ के राजा स्वयं पधारे हैं। क्या आप अपना दर्शन नहीं देंगे? लगता है दुम दबाकर भाग गया होगा महाराज। मैं यहाँ हूँ और कहीं नहीं भागा हूँ। भाग तो तुम लोग रहे हो, जितनी मर्जी भाग लो, पर जो होनी है वही होकर ही रहेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत ही सीधा है महाराज। राजकुमार का विवाह संपन्न हो गया है, लेकिन मैंने जो कहा था आखिरकार वही ही हुआ। ये बोलती बाज, अपना बोलती बंद कर। तुमने जो कहा था कि राजकुमार का विवाह किसी किसान के बेटी के साथ होगा, और आज मैं तुम्हारा इस भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। मैंने अपने बेटे प्रीतम का विवाह सैलगढ़ के राजा शांतनु की इकलौती पुत्री के साथ विवाह कर दिया है।
हा, राजा जी, आप भी किसी गलत फहमी से जी रहे हो। आप यह समझ रही हैं कि आपने किसी राजकुमारी के साथ अपने बेटे का विवाह किया है। असल में वह राजकुमारी नहीं, बाबूलाल किसान का बेटी है। मैं नहीं मानता। तुम झूठ का सामना नहीं कर पा रहे हो, इसलिए जो मुंह में आया वही बोल रहे हो। यही सत्यता है महाराज। यह क्या बोल रहा है मंत्री जी? मैंने तो आपको उस लड़की को खत्म करने का आदेश दिया था ना। महाराज, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने उस लड़की को सुनसान जंगल में ले जाकर उफनती नदी में फेंक दिया था। अरे महाराज, आप बिना बड़े नादान हैं। तुम्हारे मंत्री ने उस लड़की को नदी में फेंक दिया था। उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ, क्या आपको पता है? अरे बाज, हमने उस छोटी सी लड़की को उफान भरे नदी में फेंक दिया था। उस नदी का बहाव बहुत तेज था कि किसी इंसान का जीवित बच पाना मुश्किल है। वह मर गई होगी। नहीं मंदबुद्धि मंत्री, वह लड़की मरी नहीं बल्कि जीवित है। और आज जिससे राजकुमार का विवाह हुआ है वह वही लड़की है। बोलती बाज के बातों को सुनकर राजा और मंत्री दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। दोनों को तो विश्वास नहीं हो रहा था। अरे मंत्री, तुम इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? कोई भी काम ढंग से नहीं करते हो। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। आप भी महाराज इस बोलती बाज के बातों पर आ रहे हैं। क्यों ना हम एक बार जांच पड़ताल करके देखें क्या सच में यह उसकी लड़की है या नहीं। राजा उदय और मंत्री दोनों को बोलती बाज की बातें हजम नहीं हो रहा था। दोनों ने जंगल से सीधा सैलगढ़ के राजा संतानु के राजमहल पहुंच गए। महाराज, आप इस तरह अचानक, क्या बात है? सब कुशल मंगल तो है ना? सब कुशल मंगल है महाराज। बस मन में एक सवाल उठ रहा था, सोचा आपसे पूछ लूं। हाँ बिल्कुल, बताइए महाराज, क्या बात है? मुझे आपके राजकुमारी नंदिनी के बारे में जानकारी चाहिए। महाराज, क्या वो आपकी बेटी है या कोई और? यह कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? राजकुमारी हमारी ही बेटी है। महाराज, हमें एक ज्ञानी व्यक्ति ने बताया कि वह आपकी बेटी नहीं है। क्या यह सच है? अब मैं आपको क्या बताऊं महाराज? जब बात यहाँ तक पहुँच गया है तो आपको सच बताना ही पड़ेगा, क्योंकि झूठ का रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। इसीलिए सच जानना जरूरी है। इस तरह राजा शांतानु ने राजा उदय के सामने सच्चाई को बता देता है। सच्चाई जानने के बाद राजा उदय वापस अपना राजमहल आ जाते हैं। राजा को अपने आप पर शर्मिंदा महसूस होने लगा था। रात भर राजा को बाज की बातें याद आ रहा था। राजकुमार की जय हो। महाराज आपको याद कर रहे हैं राजकुमार, और आपको बुला रहे हैं। ठीक है सैनिक, हम तुरंत आ रहे हैं। क्या हुआ पिताजी, आपने मुझे याद किया? सुनो राजकुमार, समुद्र के रास्ते कुछ विदेशी लुटेरे आने की खबरें आ रही है। इससे पहले कि वो हमारे राज्य में प्रवेश करें, उनको रोकना होगा। बताइए पिताश्री, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजकुमार, आज आप कुछ सैनिकों को लेकर समुद्र किनारे पहुंचकर उन विदेशियों को रोको। सुनो नंदनी, मैं कुछ जरूरी काम से समुद्र की ओर जा रहा हूँ। मुझे आने में देर हो सकती है। तुम अपना ख्याल रखना। राजकुमार प्रीतम सैनिकों को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और नाव का इंतजार करते हैं। पिताजी, आप यहाँ बताइए, क्या बात है? हाँ बेटी, मन में कई तरह की बातें हैं। विवाह के बाद कई ऐसे रस्म हैं जिसको निभाना पड़ता है। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सुनो बेटी नंदिनी, हमारे खानदान का रीति रिवाज सदियों से चला आ रहा है। विवाह के पश्चात कुल देवी के दर्शन नई बहू को करना होता है। पर ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं। प्रीतम को आने दीजिए, उसके बाद हम कुलदेवी के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुलदेवी का दर्शन करने का योग आज ही का है।
उसके बाद कोई योग नहीं है। अगर यह योग छूट गया तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आज ही जाना पड़ेगा। पर प्रीतम के बिना मैं नहीं जा पाऊंगी। नहीं नहीं बेटी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं साथ में रहूंगा। राजा की बातों में आकर नंदिनी ने भी हाँ कर दिया और राजा उदय के साथ जंगलों की ओर कुलदेवी के दर्शन के लिए निकल गए। हमें और कितना दूर चलना होगा पिताजी? बस थोड़ी देर और बेटी, हम कुलदेवी के मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। कुछ दूर चले ही थे कि राजकुमारी की अचानक तबीयत खराब होने लगती है और वह रथ पर बेहोश हो जाती है। अरे वह तो बेहोश हो गई है, यानी कि दवाई काम आ गया। अरे देखो तो, यह गुफा तो बहुत ही खतरनाक गुफा लगता है। इस गुफा में तो जरूर कोई जानवर रहता होगा या कोई नरभक्षी रहता होगा, यानी कि अगर इस लड़की को यहाँ छोड़ देते हैं तो इसका मरना निश्चित है। हाँ, यही ठीक रहेगा। इस तरह राजकुमारी को गुफा के अंदर छोड़कर सब लोग चले जाते हैं। अरे रे देखो तो, यह दुनिया कितनी मतलबी दुनिया है। लोग यहाँ अपने मतलबी के लिए दूसरे को मारने में जरा सी भी अंतर नहीं समझते। ऊपर वाला यह सब देख रहा है। हे भगवान, अब तू ही है इसका सहारा। बेटी पवित्री कहाँ चली गई बेटी? इस बूढ़े को छोड़कर कहाँ चली गई? हे भगवान, तू मुझे मार क्यों नहीं देता? अब तो जीने की इच्छा भी समाप्त हो गई है। अब मेरी बेटी के बिना मैं जी कर भी क्या करूँगा? अरे यह मैं कहाँ आ गई और बाकी लोग कहाँ चले गए? पिताजी भी कहाँ चले गए? यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? और यह मैं कहाँ हूँ? अरे बाबा, आप कौन हो और इस अंधेरी जगह पर कैसे आए और आप क्यों रो रहे हो? अरे कौन हो बेटी? मैं तो इस अंधेरी गुफा में कई दिनों से कैद हूँ। मैं अब जीना नहीं चाहता। पर तुम कौन हो? दिखने में तो कोई राजकुमारी जैसे दिखती हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा। मुझे मेरे ससुर रत्नागढ़ के राजा ने कुलदेवी के दर्शन के लिए लाए थे, पर पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए। बेटी, मुझे भी आज से कुछ दिन पहले रत्नागढ़ के मंत्री ने धोखे से यहाँ लाकर छोड़ दिया है। पर उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? मेरे एक छोटी सी बेटी जिसको किसी ने अपहरण कर लिया। मैं राजा के पास गया। राजा के मंत्री ने बेटी की तलाश करने के बहाने से मुझे यहाँ लाया और इस अंधेरी गुफा में डालकर चला गया। बहुत ही मतलबी और घमंडी राजा है रत्नागढ़ का राजा उदय। यह आप कैसे बोल सकते हैं बाबा? वह तो मेरे ससुर हैं। क्या इसका मतलब तुम्हें भी यहाँ मरने के लिए जानबूझकर छोड़ दिया गया है? नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। वह ऐसे नहीं कर सकते। मैं भी उस पर विश्वास किया था बेटी। मुझे बाद में समझ में आया वो राजा इंसान के भेष में लालची घमंडी व्यक्ति है। हे भगवान, इसका मतलब मैं भी उनके शिकार बन गई हूँ। राजकुमार प्रीतम को राजा ने दूसरे जगह भेजा और अगले दिन मुझे कुलदेवी का बहाना बनाकर यहाँ ले आया। इसका मतलब मुझे मारने के लिए यहाँ छोड़ा है क्या? हाँ बेटी, यह बात सच है। यहाँ हम दोनों को मरने के लिए ही छोड़ दिया गया है। पर तुमने क्या गुनाह किया? तुम्हारी क्या गलती है? बाबूलाल, इसकी गलती यह है कि यह तुम्हारी बेटी पवित्री है। यह किसने कहा? कौन हो तुम? मैं हूँ बोलती बाज, करती हूँ सबकी काज। भूत भविष्य वर्तमान सब जानती हूँ, अच्छे बुरे का फर्क समझती हूँ। हे बाज, क्या सच में यह मेरी बेटी पवित्री है? अरे बेटी पवित्री, तू आ गई। मुझे यकीन था तू एक दिन मेरे पास जरूर आएगी। हे भगवान, तूने तो आज कमाल ही कर दिया। मेरी बेटी को मेरे पास भेज दिया। आज मेरी बेटी मेरे पास आ गई। यह आप लोग क्या बोल रहे हैं? मेरे पिता तो सैलगढ़ के राजा शांतनु हैं। याद करो पवित्री, उस दिन को याद करो, तुम्हारे बचपन को याद करो। तुम्हें किसी ने अपहरण कर लिया था और नदी में फेंक दिया था। हाँ बेटी, यह बात बिल्कुल सच है। तुम्हारी तलाश में मेरी पूरी जिंदगी निकल गया। बोलती बाज, क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमारा क्या गुनाह है?
थोड़ी देर बाद सब समझ में आ जाएगा बाबूलाल। इतना कहकर बाज वहाँ से उड़ जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रीतम राजमहल लौटता है। पिताजी, मैं समुद्र के किनारे से आ गया, पर वहाँ तो कोई घुसपैठिया नजर नहीं आया। और मेरी पत्नी नंदनी कहाँ है? नजर नहीं आ रही है। पिताजी, कहाँ गई है नंदनी? क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे जाने के बाद एक बड़ी घटना घट गई। नंदिनी बगीचे में टहल रही थी कि तभी जंगल से एक खूंखार शेर आकर नंदिनी को उठा कर ले गया। इतना बड़ा घटना घट गया और मुझे पता तक नहीं। आपने ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा हुआ था तो आपने मुझे खबर क्यों नहीं भिजवाया? हमने तो पूरा जंगल छान मारा बेटा, पर नंदिनी कहीं नहीं मिली। सोचा नंदिनी के बारे में तुम्हें बता दूं तो तुम बहुत दुखी हो जाओगे। यह आपने सही नहीं किया पिताजी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। सैनिकों, चलो मेरे साथ, पूरे जंगल के सभी गुफाओं को छान मारते हैं। हाँ हाँ सैनिकों, तुरंत जंगल की ओर चलो। और मंत्री, तुम भी मेरे साथ चलो। पूरे सैनिकों को बुलाओ और अस्त्र शस्त्र तैयार करो। हम पूरे जंगल को छान देंगे। इस तरह सभी लोग दलों के साथ राजकुमारी नंदिनी को खोजने के लिए जंगल पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी के गायब होने का समाचार सैलगढ़ के राजा के पास भी पहुंच जाता है। सैलगढ़ के राजा ने भी अपने दल बल के साथ नंदिनी की तलाश करने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। अरे महाराज, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि हमारी बेटी को किसी शेर ने उठा लिया है? हम उसकी तलाश कर रहे हैं। हाँ महाराज, हम भी तो नंदिनी को खोजने के लिए जंगलों की ओर जा रहे हैं। इस तरह सभी लोग दलों के साथ राजकुमारी नंदिनी को खोजने के लिए जंगल पहुंच जाते हैं। अरे बेटी सुनो, हमें मदद के लिए किसी को बुलाना होगा। इस पत्थर को जोर जोर से बजाता हूँ, शायद इसकी आवाज़ सुनकर कोई मदद के लिए आ जाए। बाबूलाल की मदद की आस लेकर पत्थरों को जोर जोर से बजाने लगते हैं। पत्थरों की आवाज़ जंगलों पर गूंजने लगता है। अरे पिताजी, सुना आपने? यह तो किसी पत्थर की टकराने की आवाज़ है। लगता है कोई पत्थर को जोर जोर से मार रहा है। शायद कोई मदद के लिए हमें बुला रहा हो। कहीं वह नंदनी तो नहीं? पत्थर की आवाज़ जिस ओर से आ रहा है, सब लोग उधर चलो। पत्थर की आवाज़ तो इस गुफा के अंदर में से आ रहा है। मुझे लगता है यही नंदनी होगी। सैनिकों, शीघ्र इस गुफा के अंदर चलो। सब लोग गुफा के अंदर आ जाते हैं। आवाज जिधर से आ रहा है, गुफा के उस दिशा की ओर सब लोग बढ़ने लगते हैं और आखिरकार वहां पहुंच जाते हैं। नंदनी, तुम यहाँ हो? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अरे बेटी नंदनी, तुम ठीक हो ना? अरे अरे, ये क्या बोल रहे हो राजा जी? ये तो मेरी बेटी पवित्री है, नंदिनी नहीं। नहीं नहीं बाबा, आप ये क्या बोल रहे हैं? यह मेरी बेटी है। नहीं नहीं, यह मेरी बेटी पवित्री है। आज से करीब 20 वर्ष पहले किसी ने इसका अपहरण कर लिया था। तब से मैं इसका तलाश कर रहा हूँ। मुझे ये मंत्री यहाँ धोखे से लाकर छोड़ दिया है। धोखेबाज मंत्री, इसी ने षड्यंत्र किया है। हाँ हाँ, मुझे याद आ गई। यही है वह व्यक्ति। इसी ने मुझे बचपन में अपहरण करके नदी में फेंक दिया था। ये क्या बोल रही हो नंदनी? यही तो हमारे मंत्री हैं। यह क्या बोल रहे हो राजकुमारी? आप मुझे क्यों फंसा रहे हो? तुमने क्या किया है वह मैं बताता हूँ। यह सब जो भी हो रहा है, इन सब का कारण है रत्नागढ़ का राजा उदय। आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। इस तरह एक एक करके बोलती बाज ने सारी आप बीती घटना प्रीतम को बता देता है कि किस तरह उसके पिता ने अपने अहंकार से इन सब घटनाओं को अंजाम देता रहा। राजकुमार प्रीतम, यह तुम्हारे पिताजी के अहंकार, घमंड और लालच का परिणाम है। इंसान लालच और घमंड में इतना गिर जाता है कि उसके सामने रिश्ते नाते कुछ भी मायने नहीं रखता। इंसान के पास चाहे जितना भी ताकत क्यों ना हो, चाहे जितना भी धन दौलत क्यों ना हो, इंसानों के अंदर इंसानियत होना चाहिए।
कहते हैं भगवान इंसानों के अंदर ही होता है, पर इंसान ही इसे भूल जाता है। हाँ बेटा, यह बाज सही कह रहा था। नंदनी मुझे नदी के किनारे बेगोशी के हालात में मिली थी। मैंने उसे अपना बेटी बनाकर बड़ा किया। इसका मतलब मेरे पिताजी ही इन सब का कारण है। मुझे शक तो तभी हो गया था जब मुझे बेवजह समुद्र में भेज दिया गया और आने के बाद राजकुमारी राजमहल से गायब हो गई थी। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे घमंड आ गया था। मैं इसे बोलती बाज की भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था। छी छी छी, इतनी गंदी हरकत एक राजा होकर। तुम्हारे इसी वजह से मैं 20 साल तक अपनी बेटी से दूर रहा। 20 साल तक मैंने दर्द सहा है। इसका सजा तुम्हें भगवान जरूर देंगे। तुम निर्दयी हो। तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। तुम्हें कभी भी सुख नहीं मिलेगा। इस तरह सभी लोगों ने राजा उदय को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। राजा इन सब बातों को सुनकर सहन नहीं कर सका। लज्जा के मारे राजा के मुंह से जवाब नहीं निकल रहा था। लिहाजा राजा ने अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हुए अपने ही तलवार से अपना सर काट लिया। जैसा कर्म वैसा फल, वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है। अगर आप जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर आपका कर्म अच्छा हो तो आने वाला बुरा वक्त भी आपके लिए अच्छे समय में बदल जाता है। सुनो राजकुमार, तुम्हारे पिता को मैंने ही भविष्यवाणी बताया था, उसी के चलते ये सब हुआ है। गलती मेरी भी है, मुझे भी माफ कर देना। इतना कहकर बाज वहीं अपना प्राण त्याग देता है। हमें माफ कर दीजिए बाबा। मेरे पिताजी की वजह से आपको 20 साल तक दुख झेलना पड़ा, पर आज से ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए अब हम सब राजमहल चलते हैं। और हमारा ये आदेश है कि इस मंत्री को यहाँ बांध कर छोड़ दो, ताकि उसको भी पता चले कि एक बाप को बेटी से अलग करने का दुख क्या होता है। इस तरह मंत्री को गुफा में बंद कर देते हैं और सब लोग राजमहल आ जाते हैं। बड़े ही धूमधाम से राजकुमार प्रीतम को रत्नागढ़ का राजा बना दिया जाता है।